हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। अब क्या बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं मटेरियल बैलेंस विदाउट रिएक्शन एंड केमिकल मटेरियल बैलेंस विद रिएक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है मटेरियल बैलेंस विदाउट रिएक्शन का। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, द एसिड फॉर नाइट्रिक प्रोसेस कंटेन 23% HNO3, 57% H2SO4 and 20% H2O by weight. This acid is to be considered contains 27% HNO3 and 60% H2O by addition of sulfuric acid containing 93% H2O, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है नाइट्रिक एसिड कंटेन 90% HNO3. Calculate this weight of waste and acid at must be combined to obtain 1000 kg of desired mixture. अब ऐसे केस में क्या करना होता है, जहाँ पे आपको मटेरियल बैलेंस करना होता है और क्या हो, विदाउट केमिकल रिएक्शन हो। विदाउट केमिकल रिएक्शन आपको बैलेंस करना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दो चीजें करनी होती हैं। एक चीज होता है आपको बेसिस लेना होता है। बेसिस क्या होता है, बेसिस एक टाइप का, जैसे आप निबंध में क्या लिखते थे, पहले पैराग्राफ आते थे हिंदी में इंग्लिश में, तो उसको एक टाइटल देना होता था। सेम काम बेसिस का वैसे ही है कि आपको इसके अंदर एक टाइटल ढूंढना है, जिस टाइटल के अकॉर्डिंग आप क्या कर सके, पूरी की पूरी काम कर सके। और दूसरा काम इस केस में आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको करना है, एक एक आपको क्या लेने हैं, सब्सटेंस लेने हैं और उनको बैलेंस करना है। जैसे एक आपको पूरा बैलेंस करना है, पूरा मटेरियल बैलेंस करना है, यानी कि फुल मटेरियल बैलेंस करना है। और दूसरा आपको क्या करना है, एक एक करके आपको एक एक सब्सटेंस लेने हैं और उनकी बैलेंसिंग करनी है, यानी कि उनके मटेरियल का आपको बैलेंस करना है। तीन चीजें आपको ये सब करनी है। कई बार आपको बेसिस क्या रहता है, कैसे न कैसे फॉर्म में आपको इसी के अंदर मिल जाता है क्वेश्चन में, और कई बार नहीं मिलता है, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, अगर इसकी बात करेंगे तो जैसे हमारे पास ये कोई था, अब क्या बोला है कि हम क्या करा रहे हैं, जो हमारा फीड है उसके अंदर क्या है, 23% HNO3, ये चीज दी हुई है। और 57% आपको क्या दिया हुआ है, H2SO4, और 20% H2O, ये चीज आपको दी हुई है। और आपको क्या बोला गया है कि जो आपका प्रोडक्ट निकलेगा उसमें क्या होगा, 27% HNO3 होगा, आपका 60% क्या होगा, H2SO4 होगा। और इसमें आपने क्या क्या ऐड किया है, आपने दो चीजें और ऐड की हैं। एक H2SO4 ऐड किया है जो कि आपका कितना है, 60%, और एक आपने क्या ऐड किया है, HNO3 ऐड किया है जो कि है आपका 90%। आई बात समझ में। अब 60% H2SO4 है तो इसके साथ में कुछ और भी गया होगा, जो हम क्या मान लेते हैं, वाटर मान लेते हैं, वो कितना हुआ, 40%। और यहाँ पे H2O गया होगा, वो कितना हुआ होगा, 10%। आई बात समझ में। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 93 दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ पे 93 दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड 90%, ये 90 है और ये 93 है, ये 93 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7% हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या बोला गया है कि आपका एसिड मस्ट बी कंबाइंड टू ऑब्टेन 1000 kg ऑफ डिजायर मिक्सचर, यानी कि आपको जो आपका प्रोडक्ट निकलेगा वो कितना होना चाहिए, 1000 kg होना चाहिए। ये चीज अगले ने बोली है, यानी कि यहाँ पे आपके पास टोटल क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 1000 kg होनी चाहिए। अब ये मान लीजिए कि आपने क्या किया था, यहाँ पे कोई क्वांटिटी, जैसे x क्वांटिटी इसके अंदर इंसर्ट कराई थी, इसके अंदर y कराई थी और इसके अंदर z कराई थी। ये मान लिया आपने कि यहाँ पे आपने x क्वांटिटी ऐड कराई, यहाँ पे y कराई, यहाँ पे z कराई। हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल बैलेंस कर रहे हैं। तो और इधर क्या हो गया, P हो गया। मटेरियल कोई नष्ट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, जितना मटेरियल डालेंगे उतना क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका 27% निकालिए। HNO3 का क्या निकालेंगे, 27% निकालेंगे। अब 27% निकालेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप HNO3 को बैलेंस कर देंगे। HNO3 इधर से आ रहा है, HNO3 आपके पास यहाँ से आ रहा है और HNO3 इधर बन रहा है। आई बात समझ में। तो आप क्या करो, बैलेंस करो किसको, HNO3 को। ठीक है, करते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या किया, HNO3 का बैलेंसिंग किया।
HNO3 का बैलेंसिंग किया तो आपने क्या देखा, इसके पास ऑक्सीवेट था और वो कितना परसेंट था 23, तो इसको मल्टीप्लाई किया 0.23 से। फिर आपने क्या ऐड कराया था, आपने ऐड कराया था HNO3 ऐड कराया, वो कितना था, वो था 90%। तो वो क्या हुआ, जेड का 90%, यानी कि जेड का 90% हुआ तो वो कितना हुआ, जेड 0.9 हुआ। ठीक है, और वो कितने के बराबर बनेगा, जितना इधर बनेगा, इधर कितना बनेगा 1000 का 27%, यानी कि 0.27। इतनी बात समझ में आती है सबको। तो ये क्या हुआ 0.23x प्लस 0.9z इज इक्वल टू 270 हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या है, दो अननोन है, एक HNO3 है, H2SO4 है। अकेला होता तो आप सीधा क्या करते, एक तो इसके अकॉर्डिंग पूरा बैलेंसिंग कर देते और एक आप HNO3 कर देते, लेकिन यहाँ पे H2SO4 भी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, H2SO4 भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि तीन अपने पास XYZ तीन अननोन है तो हमको तीन इक्वेशन चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास H2SO4 यहाँ पे है और यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये प्रोडक्ट है, ये दोनों आप क्या करा रहे हैं, इसके अंदर इनपुट करा रहे हैं। तो इसके इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट करेंगे तो 0.57 इंटू एक्स प्लस 0.93 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या होगा 6.60 इंटू 1000। आई बात समझ। तो ये क्या होगा 0.57x प्लस 0.93y इज इक्वल टू 600। इतना बात सबको समझ में आता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है टोटल बैलेंसिंग। अब टोटल बैलेंसिंग करनी है तो टोटल बैलेंस आप कर दीजिए। टोटल बैलेंस क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, वो किसके बराबर होगा 1000 के, क्योंकि कोई बीच में रिएक्शन नहीं हुई है, इसका मतलब कोई कंजप्शन और कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। जितना आप इनपुट कराएंगे उतना ही आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। अब ये वाली फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली सेकेंड इक्वेशन, ये वाली थर्ड इक्वेशन आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे। कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ 193.5 और लगभग डबल जो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सेकेंड आपको मैं करके भी दिखाई देता हूँ क्योंकि आपको भी आसानी होगी। तो ये क्या हुआ यहाँ पे इफ, और यहाँ पे ये हुआ 0.23 और y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 है और z की वैल्यू है 0.9 और यहाँ पे होगा 270। ठीक है, यहाँ पे कितना है 0.57, यहाँ पे है 0.93, z की वैल्यू है यहाँ पे 0 और एंडिंग वैल्यू है हमारे पास 600। ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है और ये वाली वैल्यू हमारे पास 1000। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी आपके पास 416.89, y की वैल्यू आपके पास आएगी 389.64 और z की वैल्यू आएगी आपके पास 193.460। आई बात समझ में। तो ये सारी वैल्यू आपके पास आ गई, ये तीनों वैल्यू आपके पास आ गई x और y और z की। यही चीज आपको पूछा था, यही चीज आपको पूछा गया था। तो आपके पास XYZ की वैल्यू आ गई, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। आपके पास क्या होगा, आप इनपुट देंगे और आप आउटपुट देंगे। जो जो इनपुट देंगे और जो आउटपुट निकलेगा वो बराबर होगा अगर बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुई है। इसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल बैलेंस करेंगे। अब आपके पास तीन डिफरेंट डिफरेंट जिनके आपको वैल्यू पता नहीं थी, तो आपके पास तीन अननोन थे तो तीन आपको क्या चाहिए होंगी, उसके लिए तीन इक्वेशन चाहिए होंगी। ये इक्वेशन आपकी हमेशा वैलिड रहेगी किस केस में, जब आपकी कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, और ये दो आप इसके अकॉर्डिंग लगा लेंगे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे देखिए, ए इवेपोरेटर इज फीड कंटिन्यूसली विद 40,000 kg पर हावर। इसने क्या बोला है कि हमारे पास एक इवेपोरेटर है जो जिसका फीड कितना है 40,000 kg पर हावर, सॉल्यूशन कंटेनिंग 12% NaOH और 12% NaCl और 67% H2O। ठीक है, तो ये कितना हुआ 12% NaOH हुआ, 12% NaCl हुआ और
हमारे पास 76% क्या हुआ, H2 हुआ। ठीक है, इतने लाइन का हमारा काम हो गया। ड्यूरिंग द इवापोरेशन पार्ट ऑफ वाटर इज इवापोरेटेड एंड NaCl प्रेसिपिटेट एज क्रिस्टल। अब इसने क्या बोला है, वाटर क्या हो गया, इवापोरेटेड। वाटर क्या हो गया, इवापोरेटेड हो गया, तो वो कितना हो गया, 100%। और जो NaCl था वो क्या बन गया, NaCl 100% क्या बन गया, क्रिस्टल बन गया। वो नीचे बैठ गया, वो नीचे बैठ गया और क्रिस्टल बन गया, यहाँ पे क्रिस्टल बना। एंड रिमूव्ड फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड द कंस्टेंट लिक्विड लिविंग द इवेपोरेटर कंटेन्स 50% NaOH। यानी कि जो इधर निकला वो कितना हुआ, 50% NaOH कंटेन करेगा, 1% क्या करेगा, NaCl कंटेन करेगा और 49% क्या करेगा, H2O करेगा। इतनी बात सबको समझ में आएगी। ये सारा चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको कहीं लाना नहीं है, ये सब चीजें क्वेश्चन में दी हुई है। अब आपको क्या बोला है, केजी ऑफ वाटर इवेपोरेटेड पर हावर, केजी ऑफ साल्ट प्रेसिपिटेट पर हावर, केजी ऑफ कंसर्न लिक्विड पर हावर। यानी कि आपने क्या मान लिया कि इसका वेट कितना वेट वेपर हुआ है, ये x हुआ है। इसका मान लिया आपने y और इसका पूरे का मान लिया आपने z। ठीक है, इतना आपने मान लिया। इधर आपको क्या दिया हुआ, बेसिस आपको पहले से दिया हुआ है कि 40,000 kg पर हावर आप क्या करा रहे हैं, फीड करा रहे हैं। तो इसकी आपको टेंशन यहाँ पे है नहीं कि हम फीड क्या मानेंगे, हम बेसिस क्या मानेंगे। तो अब क्या करना है, वही बैलेंसिंग करनी है। लगाओ बैलेंस। बैलेंस किस किस के अकॉर्डिंग लगाएंगे, 3 अननोन है तो हमको 3 चीजों की जरूरत होगी। अब यहाँ पे हम बैलेंसिंग सबसे पहले लगा देंगे NaOH के अकॉर्डिंग। NaOH के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट लगाएंगे, लगा दो तो ये क्या हुआ, 0.12 है इंटू 40,000। ये क्या कराया है, इनपुट कराया है। अब आउटपुट क्या होगा, ये बाहर गया, वाटर से हमको मतलब नहीं है। NaCl है, NaOH से कोई मतलब नहीं है। इधर गया तो 50% गया, तो 0.5 हुआ और ये क्या हुआ, Z। इतनी बात हुई तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 और यहाँ पे क्या हुआ, ये इतना कुछ आएगा। और ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी आपके पास, ये वैल्यू आ जाएगी 4800 डिवाइड बाई 0.5। तो Z इज इक्वल टू 9600 kg। Z की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या आ गया, Z की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या कराना है, दूसरा काम करना है। दूसरा आप क्या बैलेंस करेंगे, दूसरा आप बैलेंस करेंगे NaCl। NaCl बैलेंस किया तो आप क्या लगाएंगे, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट लगाएंगे तो लगाओ इनपुट। यहाँ पे NaCl कितना है, 0.12 है इंटू ये हुआ। अब इनपुट और कुछ है नहीं, आउटपुट है पूरा। आउटपुट है तो यहाँ पे NaCl 100% है तो ये क्या बन गया, y बन गया। प्लस ये आउटपुट है 1%, 1% निकाला कितना, 900.01, यानी कि ये हुआ। Z की वैल्यू तो हमारे पास पहले से आ चुकी है तो ये क्या हुआ, इसको आप करेंगे तो ये 480 माइनस 96, तो ये y की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, ये वैल्यू हो जाएगी 4704 kg। आई बात समझ में। तो यहाँ पे y की वैल्यू भी आ गई। अब x की वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हैं। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जुड़ेगा माइनस इससे घट जाएगा, ये और ये जुड़ के क्या हो जाएंगे, इससे घट जाएंगे, वो क्या आ जाएगी, आपकी वाटर की वैल्यू आ जाएगी। और वही पूछा था केजी ऑफ वाटर इवेपोरेटेड पर हावर कितना वाटर इवेपोरेटेड होगा, वो वैल्यू आ गई है हमारे पास। फिर क्या लिखा है, केजी ऑफ साल्ट प्रेसिपिटेट पर हावर, वो कितना हो जाएगा 4704 kg। और केजी ऑफ कंसेंट्रेट लिक्विड प्रोड्यूस पर हावर वो कितना हो जाएगा, 9600 हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ क्लियर होंगे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब है हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कंटेन्स 53.8 ग्राम इन 100 ग्राम वाटर इज फीड फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री वाटर इज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 6% ऑफ वाटर इवेपोरेटेड, हाउ मैनी kg ऑफ MgSO4
0.7H2O crystal are obtained per 100 kg of original solution. 50 degree Celsius the solution contains only 0.3 mass% of mass fraction MgSO4. इसने लिखा क्या है, इसने ये लिखा है कि आपने क्या कराया, आपने MgSO4 इधर भेजा, आपके पास निकला क्या, इवापोरेटेड क्या हुआ, वाटर इवापोरेटेड हुआ। इधर आपके पास क्या निकला, इधर निकला MgSO4.7H2। ये चीज आपको इतनी समझ में आती है, इतनी चीज आपको समझ में आती है। अब आप क्या निकालेंगे, आपको क्या दिया हुआ है, 100 ग्राम सॉल्यूशन था हमारे पास, 100 ग्राम H2O था और 53.8 ग्राम क्या था आपके पास, MgSO4 था, MgSO4 था। अब इसका आप क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे क्योंकि आपको बेसिस तो दिया हुआ है पहले से, उसने क्या बोला है 100 kg ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, तो ये चीज तो आपको दी हुई है। तो मास फ्रैक्शन निकालेंगे, मास फ्रैक्शन निकालो किसका, MgSO4 का। MgSO4 का जब आप मास फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, 53.8 अपॉन टोटल मास कितना है 153.8। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। और वो कितना निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 53.8 डिवाइड बाई 153.8 और वो कितना हो जाएगा 0.349, ये कितना हो जाएगा 0.349। आई बात समझ में इतनी। अब आपको क्या करना है, आपको 100 kg के रिस्पेक्ट में निकालना है। आपको किसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, 100 kg के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये किसका फ्रैक्शन है, ये तो आपका पास इसके अंदर फ्रैक्शन आया है कि हमारे पास कितना सॉल्यूशन था टोटल, ये तो उसका आया है। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, MgSO4 के मोल निकालेंगे। MgSO4 के मोल आप निकाल सकते हैं, MgSO4 के आप मोल निकाल सकते हैं। आई बात समझ। MgSO4 के मोल निकाल सकते हैं और यहाँ से आप इसका मास निकाल सकते हैं। तो मास निकालो, 100 kg में ये मास फ्रैक्शन आया है तो 0.349 इंटू 100, तो वो कितना हो जाएगा 34.9। आई बात समझ। और यहीं से आप क्या निकाल सकते हैं, वाटर के लिए भी निकाल सकते हैं। वाटर के लिए मास फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.349 और इंटू 100 करेंगे तो वो किसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा, 100 kg के रिस्पेक्ट में। तो 100 किया और ये क्या हुआ 1 माइनस 0.349, तो वो क्या वैल्यू आएगी आपके पास 65.1 kg, ये वैल्यू आपके पास आई। अब इसका इसने क्या बोला है 1% क्या हो गया, 6% क्या हो गया, इवापोरेटेड हो गया। इवापोरेटेड हो गया तो 6% निकालो, यानी कि 6/100, ये कितना इवापोरेट हो गया, ये इवापोरेट हो गया हमारे पास 65.1 इंटू 6 डिवाइड बाई 100, यानी कि 3.906 kg आपका क्या हो गया, वाटर इवापोरेटेड हो गया। इवापोरेटेड कौन हो गया, वाटर। अब आपको क्या लगानी है, टोटल बैलेंसिंग लगानी है। टोटल बैलेंसिंग आप लगाएंगे तो आप क्या देखेंगे, आपके पास क्या था, यहाँ पे आपने कुछ ऐड कराया था, कितना केजी माना है आपने 100 kg, ये आपको पता था 100 kg आपने ऐड कराया। इधर इवापोरेशन हुआ है, इधर आपका क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। और इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y और इसको मान लीजिए z, और z की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 0.3906। आई बात समझ में इतनी। तो लगाओ टोटल बैलेंसिंग, 100 kg इधर है, निकला कितना 3.906 प्लस x प्लस y, ये निकला। ये आपके पास क्या हो गई, टोटल बैलेंसिंग। अब ये बैलेंसिंग हमने कर दी और हम किसकी बैलेंसिंग लगा देंगे, MgSO4 की बैलेंसिंग लगा देंगे। एक बैलेंसिंग कर दी, दूसरी आप यहाँ पे सिर्फ MgSO4 ही है तो MgSO4 की लगा दो। MgSO4 की बैलेंसिंग करेंगे तो इनपुट इनटू आउटपुट होगा, तो वो कितना हो जाएगा, ये हुआ 100 इंटू 0.349 हमारे पास मास फ्रैक्शन आया ही था, इज इक्वल टू यहाँ पे C
ये क्या हो जाएगा x, इसके अंदर कितना है, अब इसके अंदर MgSO4 निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, MgSO4 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, MgSO4 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, वो होता है 120, वो होता है 120, और MgSO4 7H2O का कितना हो जाएगा 120 प्लस 7 इंटू 18, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 246, ये 246 हो गया। अब इससे आपको क्या निकालना है, इसके अंदर कितना मास फ्रैक्शन है MgSO4 का, इसके अंदर कितना मास फ्रैक्शन है MgSO4 का, तो वो कैसे निकलेगा 120 अपॉन 246 इंटू 100, या फिर 100 नहीं भी लगाएंगे तो आपको चलेगा, क्योंकि वो परसेंट में आ जाता है, तो ये 0.478। ये कैसे निकला कि जब आपके पास ये है इसके अंदर इसका टोटल वेट कितना है, इसका टोटल वेट 246 है, और इसके अंदर MgSO4 का वेट कितना है 120, तो इसका मास फ्रैक्शन कितना हो जाएगा इतना। तो लगाओ यहाँ पे x इंटू, हमको तो MgSO4 बैलेंस करना है ना कि वाटर, तो ये हो जाएगा 0.478, ठीक है। और प्लस में क्या आ जाएगा, हमको क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन कंटेन ओनली 0.3 मास फ्रैक्शन MgSO4, जो क्या होगा क्रिस्टलाइज होगा, और वो क्रिस्टलाइज होगा तो वो उसके अंदर 0.3 मास फ्रैक्शन है। आई बात समझ में, तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन गई 34.9.4878x प्लस 0.3y। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर से कर लो चाहे हाथ से कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो यही चीज आपको पूछा गया था कि कितना वाटर चाहिए, कितना MgSO4 क्रिस्टल बनेगा, तो वो सब चीजें आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएंगी। आई होप कि इतने बात समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मटेरियल बैलेंस विद रिएक्शन। अब थोड़ा अटेंटिव हो जाइए, क्योंकि अब क्या होगा, जो भी मास बैलेंसिंग होगी, अब जो भी इक्वेशन होगी हमारी, इसके अंदर क्या होगा, रिएक्शन होगा। अब हमको सिर्फ मटेरियल बैलेंस से काम नहीं चलेगा, हमको सब चीजों की तरफ देखना पड़ेगा। तो अब थोड़ा आप ध्यान से हो जाइए। तो सबसे पहले है हमारे पास 200 kg ऑफ प्योर सल्फर इज बर्न्ड। यहाँ पे पहला ही नाम क्या आ गया है, बर्न्ड। अब कुछ लोग बोलेंगे हमको कैसे पता लगेगा ये रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। बर्न्ट बोला है मतलब जल चुका है, मतलब जल चुका है, यानी कि आपके पास मास का लॉस हो चुका है। पहले आप क्या कर रहे थे, जितना मास इनपुट करा रहे थे उतना मास आउटपुट में ले रहे थे, लेकिन इस बार अब ऐसा नहीं है। अब इनपुट कराएंगे तो इनपुट ज्यादा कराएंगे, आउटपुट क्या पहुंचेगा आपके पास, कम पहुंचेगा। आई बात समझ में, यानी बर्नर है, बर्नर ने क्या कर दिया, उसको जला दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, विद 25% एक्सेस एयर ऑफ दैट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल द सल्फर टू सल्फर डाई ऑक्साइड। ये लाइन आप ध्यान से पढ़ना, 25% एक्सेस हमको क्या चाहिए, एयर चाहिए, ऑफ दैट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल सल्फर टू सल्फर डाई ऑक्साइड। आई बात समझ में। उसके बाद क्या बोला, 4.4% ऑफ सल्फर इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर ट्राईऑक्साइड एंड 95% ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। द एयर एज्यूम टू बी ड्राई, कैलकुलेट द कंपोजिशन इन मोल परसेंट ऑफ द गैस लिविंग द बर्नर। आई बात समझ। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने क्या किया था, आपने क्या ऐड कराया है, सल्फर ऐड कराया है, आपका सल्फर ऐड है, और आपको दिया हुआ है 200 केजी। 200 केजी तो आपको बेसिस लेने की यहाँ पे नौबत आई नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 200 केजी सल्फर ऐड हुआ, 25% एक्सेस एयर, 25% एक्सेस एयर, यानी कि आपने क्या डाली है, अलग से एयर भी डाली है, और आपका क्या बना है, प्रोडक्ट बना है। द टू कन्वर्ट ऑल द सल्फर इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगी, और यहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड भी बनेगी। अब सल्फर डाइऑक्साइड बनी है, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनी है, तो यहाँ पे एयर जो डाली थी तो O2 भी आएगी, और एयर में O2 और N2 दोनों रहती हैं, तो यहाँ पे N2 भी आएगी। इतना चीज आपको सबको समझ में आता है। अब आपको क्या पता है, रिएक्शन पता है, आपको रिएक्शन क्या पता है, S प्लस O2 क्या बनता है, SO2 बनता है। S प्लस 3/2 O2 क्या बनता है, वो बनता है SO3।
ये छोटी छोटी इक्वेशन है दो, ये आपको पता है सल्फर की, S+O2 SO2 S+3/2O2 SO3। ठीक है, अब यहाँ पे 200 kg सल्फर दिया हुआ है, इसके आप मोल निकाल लो। मोल निकालो तो मोल कैसे निकलता है, मास अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास, वो हो गया 32, और वो कितने आ जाएंगे, N सल्फर आ जाएंगे। अगर आप करेंगे तो 200 डिवाइड बाई 32, और वो कितना हो जाएगा 6.25 किलो मोल। आई बात समझ, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो, अब करना क्या है, अब आपको क्या बनाना है, SO2 बनाना है। SO2 कितना बनाना है, ये कितना कन्वर्ट हुआ था, सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना कन्वर्ट हुआ था, 90.5% हुआ था। ठीक है, और ये कितना हुआ था, 4.5%। अब आपने क्या देखा कि एक सल्फर आपका एक SO2 बना रहा था, एक सल्फर आपका क्या बना रहा था, एक SO2 बना रहा था, और एक सल्फर एक SO3 बना रहा था। आई बात समझ में, और उसके लिए हमको कितनी चाहिए थी, 1.5। ठीक है, अब देखो 25% एक्सेस एयर ऑफ दैट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल द सल्फर टू सल्फर डाई ऑक्साइड। आई बात समझ में, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, सल्फर डाई ऑक्साइड की बात कर रहा है। तो आप कौन सी रिक्वेशन में देखेंगे, पहली वाली में या सेकेंड वाली में, हम देखेंगे पहली वाली में। हम क्या देखेंगे, पहली वाली में, कि हमने क्या किया, एक ऐड किया, उसके लिए हमको एक O2 की जरूरत थी, और हमको एक SO2 मिल गया। यानी कि हमारे पास 6.25 किलो सल्फर होता, यहाँ पे 6.25 किलो मोल है, तो इसके भी 6.25 किलो मोल ही लगेंगे, और इसके भी कितने बनेंगे, 6.25 किलो मोल। यहाँ पे कितना बोला है उसने, हमको रिक्वायरमेंट तो कितने की है, 6.25 की रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है, रिएक्शन, रिएक्शन हमारी क्या बोल रही है, एक है तो एक ही चाहिए, एक बनेगा, 6 है तो 6 चाहिए, 6 ही बनेंगे। आपने देख लिया 6.25 थे, तो हमारे पास क्या हुआ, 6.25 ही हमको क्या चाहिए, O2 चाहिए। ये तो हमारी क्या थी, रिक्वायर्ड थी, ये तो हमारी क्या थी, रिक्वायर्ड थी। लेकिन हम क्या करा रहे हैं, इसको एक्सेस में प्रोवाइड करा रहे हैं, और वो भी कितनी, 25%। यानी कि हम टोटल कितना इंसर्ट करा रहे हैं, वो है हमारे पास 125%। हम इसको कितना दे रहे हैं, 125%। O2 तो दे ही दे रहे हैं, 100 तो दे ही दे रहे हैं, प्लस में 25 और दे रहे हैं कि तुम तो लो। एक्सेस का मतलब क्या हो रहा है, तुम तो एक्स्ट्रा लो, तो वो कितना हुआ, 1.25। 125 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो वो इतना ही आएगा, 1.25। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6.25 इंटू 1.25, और वो वैल्यू आपके पास होती है 7.81। ये किलो मोल आपके क्या हो गए, ये किलो मोल हो गए आपने सप्लाई किए हैं, ये आपने सप्लाई किए हैं। नीड कितने की थी, 6.25 की, सप्लाई कितने किए हैं आपने, जबरदस्ती 7.81। आपने सप्लाई कितने किए, O2 और N2 सप्लाई कितने किए, 7.81। अब यहाँ से N2 के मोल आपको पता लग गए। N2 के मोल कैसे पता लग गए, जब भी एयर होती है तो एयर में 79% O2 होती है, सॉरी N2 होती है, और 21% कौन होता है, O2 होती है। तो ये 21% की वैल्यू कितनी है, 7.81, तो 79% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो कुछ होगी इतनी। सही लिखा है क्या मैंने, 21% की वैल्यू 7.81 है, तो 79% की वैल्यू इतनी हो जाएगी। आई बात समझ में, अब ये वैल्यू आप निकाल लो, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29.389 किलो मोल। यानी कि इतने किलो मोल आपको N2 चाहिए, इतने किलो मोल आपको N2 मिल गई। अब N2 क्या होती है, N2 रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती है, N2 रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती है, इसका मतलब ये जो यहाँ पे इतनी इंसर्ट कराई थी उतनी आपके पास बाहर आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 29.389। ये हो गया, इतना कुछ खेल आपने कर लिया। ठीक है, अब देखो, अब क्या देखो, आपके पास SO2 फॉर्म हुई है, SO2 कितनी बदली है, S की सिर्फ 4.5% बदली है। SO2 कितनी कन्वर्ट हुई है, सिर्फ SO2 कन्वर्ट हुई है सिर्फ SO3 S से कितनी कन्वर्ट हुई है, 4.5%। इसका मतलब जो 6.25 था उसका 4.5% ही आपके पास कन्वर्ट हुआ है, किसके अंदर, SO2 के अंदर। तो वो आप निकाल लीजिए 0.045, और ये कितना आ जाएगा,
6.25 इंटू 0.045, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.281 किलो मोल। यानी कि इतने SO2 के मोल आपके पास बने हैं, इतने ही SO2 के मोल आपके पास बने हैं। आई बात समझ में? इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे, SO3 निकालेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 4 सल्फर डाई ऑक्साइड, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, ये नीचे होगा और यहाँ पे ये ऊपर होगा। ये SO3 4 सल्फर ट्राई ऑक्साइड लिखा है, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, SO3 की। सेम ही बात है, इसके अंदर कुछ नया नहीं है। S से SO2 बन गया, SO2 कितना बना, 95.5%, तो 6.25 का कितना परसेंट, 95.5%, और वो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, वो आप वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 95.5% डिवाइड बाई 100, तो वो हो जाएगी आपके पास 5.969 किलो मोल। यानी कि इतना SO2 बना और इतना आपका क्या बना एक्चुअल में, SO3। ठीक है, इतनी चीजें आपके पास बन गई। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, आपने ये तो किसके लिए कराया था, जब पूरा कन्वर्ट आप तो क्या कर रहे थे, 100% कन्वर्जन कर रहे थे, तब आपको इतनी O2 की रिक्वायर थी और इतनी O2 आप सप्लाई कर रहे थे। ये सप्लाईमेंट कब था, जब 100% होता। ठीक है, लेकिन आपका तो क्या हो रहा है, 4.5% ही हो रहा है और 95.5% ही हो रहा है। तो आपने क्या देखा, एक O2, यानी कि एक SO2 बनाने के लिए आपको एक O2 चाहिए, तो 0.281 और 5.969 ये बनाने के लिए आपको कितनी O2 की रिक्वायर होगी, बताओ तो जरा। O2 रिक्वायर्ड होगी आपको, कितनी O2 रिक्वायर्ड होगी, 5.696, सॉरी 969, 5.969। अब ये किसके मोल हैं, SO2 के, एक से एक बना, तो 5.969 के लिए भी चाहिएंगे 5.696, है ना, इतने चाहिएंगे। और O2 रिक्वायर किसके लिए, SO3 के लिए। SO3 के लिए क्या चाहिए, एक के लिए बनाने के लिए हमको 1.5 चाहिए, तो आपको 0.281 बनाने के लिए आपको 0.281 इंटू 1.5 चाहिए होंगे। तो ये आपने क्या लिखा, ये आपके पास हो गया 0.421 किलो मोल। आई बात समझ में, ये बात आपको समझ में आ गई। तो टोटल O2 कितनी यूज हुई, टोटल O2 यूज हुई आपकी, टोटल O2 यूज हुई 0.421 प्लस 5.969, और वो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6.39 किलो मोल। ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो आपके पास O2 कितनी बच गई, रिमेनिंग कितनी बच गई, O2 आपके पास रिमेनिंग बच गई 7.81 किलो मोल आपने डाली थी, 6.39 आपने यूज कर ली, तो वो कितना आ जाएगा, 7.81 आपने डाली थी, 6.39 आपके पास बच गई, और वो कितनी बच गई, 1.42 किलो मोल। यानी कि आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.42 किलो मोल। बाकी सब चीजें आपके पास आई चुकी हैं, N2 की वैल्यू आपके पास आई चुकी है, SO2 के मोल आई चुके, SO3 के मोल आई चुके, तो ये सारी चीजें आपके पास आ गई। अब अगर इनका कंपोजिशन परसेंट निकालना चाहें तो टोटल मोल कर दो, ये आपके पास ये और ये चारों क्या हो गए, टोटल मोल हो गए, ये और ये दोनों, ये चारों टोटल मोल हो गए। और निकालना किसका है, SO3 का निकालो, SO2 का निकालो, किसी आप मोल परसेंट निकाल लो, तो वो क्या आ जाएगा, नीचे उसका मोल अपॉन टोटल मोल, ये आपका क्या हो जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा टोटल मोल। आई बात समझ में। तो ये था हमारे पास रिएक्शन बैलेंसिंग का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द गैस फ्रॉम सल्फर बर्नर इन H2SO4 प्लांट हैज द कंपोजिशन, और दिस कंपोजिशन हमको क्या हुए हैं, दिए हुए हैं। द व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर टू सल्फर ट्राई
ऑक्साइड। ये क्वेश्चन हमको नीचे पूछे गए हैं, व्हाट वाज द परसेंट एक्सेस ऑफ O2 सप्लाइड ओवर द रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन टू सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये हमको पूछा गया है कि सल्फर ट्राई ऑक्साइड अगर बनेगा तो कितनी O2 की रिक्वायर होगी। द गैस पास थ्रू सीरीज टू कन्वर्टर सो दैट ऑल SO2 इज ऑक्सीडाइज टू SO3। ये चीज हमको आगे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमको दिया क्या हुआ। दिया हुआ है हमको द गैस फ्रॉम सल्फर बर्नर इन H2SO4 प्लांट हैज कंपोजिशन। ये कंपोजिशन उसके अंदर दिए हुए हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या था, एक बर्नर था। कौन सा बर्नर था? सल्फर का बर्नर था। तो हम इधर से क्या ऐड करा रहे हैं? सल्फर करा रहे हैं। और इधर हमारे पास क्या बन रहा है? कुछ निकल के आ रहा है प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट उसके अंदर क्या है? उसके अंदर SO2 है, उसके अंदर SO3 है, उसके अंदर O2 है और उसके अंदर N2 है। उसके अंदर N2 है। अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है? 5%। ये है हमारा 2.5% और ये है 13.5% और ये है 79%। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे आप बेसिस क्या लेंगे? बेसिस यहाँ पे आप लेंगे 100 किलो मोल। 100 किलो मोल आप बेसिस ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि आपका सारा डाटा क्या आ जाएगा? सही तरीके से आ जाएगा। हम क्या करते हैं? किस में बातें करते हैं? हम सारी बातें मोल में करते हैं। मोल में करते हैं तो उसके लिए हम क्या ले लेंगे? बेसिस भी हमारा 100 किलो मोल ले लेंगे। और 100 किलो मोल हम किसका लेंगे? प्रोडक्ट का लेंगे। हम प्रोडक्ट का लेंगे कि हमारे पास 100 किलो मोल क्या आया? प्रोडक्ट आया। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? ये 5 किलो मोल बन जाएगा। ये 5 किलो मोल बन जाएगा। ये 2.5 किलो मोल बन जाएगा। ठीक है। ये कितना बन जाएगा? ये 13.5 किलो मोल बन जाएगा। ये भी ठीक है। और ये कितना बन जाएगा? 79 किलो मोल। अब आप दोनों रिएक्शन लिख लीजिए। रिएक्शन क्या क्या होगी आपके पास? S प्लस O2 और वो क्या बना देगी? SO2। S प्लस 3/2O2 वो क्या बना देगी? आपका SO3। ये चीज बना दी। अब इधर N2 बना है 79 किलो मोल, यानी कि यहाँ पे आप क्या ऐड कराएंगे? एयर। एयर होगी। एयर होगी तो उसके अंदर N2 भी होगी और उसके अंदर O2 भी होगी। अब पता है आपको कि N2 कोई रिएक्शन नहीं करती है, तो यहाँ पे भी आपने क्या डाले होंगे? 79 किलो मोल डाले होंगे। आई बात समझ में? अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि 79 किलो मोल है, किसकी वैल्यू है? 79% की। तो 21% यानी 21 किलो मोल किसके हो गए? आपके O2 के। आई बात समझ में? पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था 79/21%। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? 79% की वैल्यू कितनी है? 79 किलो मोल। तो आपकी जो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21% वैल्यू हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब सल्फर किससे? सल्फर से क्या बन रहा है? यहाँ से SO2 बन रहा है और यहाँ से S से SO3। इस एक से ये एक बन रहा है और इस एक से ये एक बन रहा है। आई बात समझ? तो यहाँ पे 5 हैं, ये 5 बन रहे हैं तो सल्फर कितनों की जरूरी पड़ी होगी? हमको 5 की पड़ी होगी। 2.5 SO3 बन रहे हैं तो हमको कितने सल्फर की जरूरी पड़ी होगी? 2.5 की। तो हमको टोटल कितने सल्फर की जरूरी पड़ी होगी? वो हो गया 5 प्लस 2.5, यानी कि 7.5 किलो मोल की हमको जरूरत पड़ी होगी। और रिएक्शन से O2 देखेंगे तो O2 आपको 1 के लिए 1 की जरूरत पड़ी और यहाँ पे 1 के लिए 1.5 की जरूरत पड़ी। तो SO2 क्या था? 5 के लिए 5 O2 की जरूरत पड़ेगी। 5 O2 की जरूरत पड़ेगी प्लस आपको 2.5 के लिए 2.5 इंटू 1.5 की जरूरत पड़ेगी। तो वो कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 1.5 और वो प्लस में आ जाएगा 5, तो वो हो जाएगा 8.75। इतने किलो मोल की आपको क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। आई बात समझ में? यहाँ पे आपने क्या किया? यहाँ पे आपको सल्फर कितना है? 7.5 है। 7.5 है तो यहाँ पे 1 से 1 बना, तो 7.5 के लिए 7.5, सॉरी यहाँ पे हमने क्या कर दिया? गलत कर दिया। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 7.5 किलो मोल है सल्फर के, तो सल्फर के साथ O2, एक सल्फर के साथ क्या जाएगा? एक O2 जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है? आपको करना है O2 कितने की जरूरत? 7.5 इंटू 1, तो ये हो गया 7.5। और यहाँ पे एक के साथ 1.5 जल रहा है, तो 7.5 के साथ कितना होगा? 7.5 इंटू 1.5,
तो वो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी 7.5। यहाँ पे ये हो गया 7.5 इंटू 1.5 और ये वैल्यू आ गई 11.25। आई बात समझ में? इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसने क्या बोला है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ, यहाँ पे बोला व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर टू सल्फर ट्राईऑक्साइड, यानी सल्फर से सल्फर ट्राईऑक्साइड बना तो कितना परसेंट कंप्लीशन हुआ। तो 7.5 से कितना बना था, 7.5 से हमारे पास 2.5 बन गया, तो हमारे पास परसेंटेज कितना आ जाएगा 2.5 अपॉन 7.5 इंटू 100 और ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 100 और ये हो जाएगा 33.33%। आई बात समझ में? तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमको क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ एक्सेस ऑफ O2 सप्लाइड ओवर द रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन टू सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर ट्राईऑक्साइड के लिए कितना एक्सेस चाहिए, सल्फर ट्राईऑक्साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है 11.25, 11.25 क्या चाहिए हमको O2 चाहिए। आई बात समझ में? जबकि हम दे कितनी रहे हैं, यहाँ पे हम 21 दे रहे हैं, तो परसेंटेज एक्सेस कितना हुआ 21 माइनस 11.25 अपॉन 21 इंटू 100, ये हुआ। तो ये परसेंटेज हमारे पास क्या आ गया 21 माइनस 11.25 अपॉन 11.25 इंटू 100, ये परसेंटेज हमारे पास कितना आ जाएगा 21 माइनस 11.25 डिवाइड बाई 11.25 इंटू 100, ये हो जाएगा 86.66%। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तीसरा काम आपको क्या करना है, तीसरा पूछा द गैस इज पास थ्रू सीरीज ऑफ कन्वर्टर सो दैट ऑल द SO2 इज ऑक्सीडाइज टू SO3। ऑल SO2 किस में कन्वर्ट हो रही है, SO3 में। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ गैस लिविंग द कन्वर्टर, यानी आपने क्या किया, ये जो कंपोजिशन आपका निकल रहा था, ये कंपोजिशन आपका निकल रहा था, इसको आपने क्या करवा दिया आगे फर्दर एक और कन्वर्टर से पास कराया, और एक और कन्वर्टर से पास कराया तो SO2 क्या बन गई आपकी SO3 बन गई। सारी SO2 किस में कन्वर्ट हो गई SO3 में। तो आपने इधर से क्या डाला था, इधर से आपने डाला था SO3 डाला था, वो कितना था 2.5 किलो मोल ये था, और SO2 कितना था, वो था 5 किलो मोल ये था। तो ये इधर आएगा तो SO3 तो SO3 रहेगा, कन्वर्टर है तो SO3 को चेंज नहीं कर रहा है, वो SO3 तो बना रहा है, और SO3 SO2 से कन्वर्ट होके SO3 बन गया, वो कितना बन जाएगा 5 किलो मोल बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारे पास टोटल SO3 कितना हो गया 7.5 किलो मोल। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। अब SO2 से SO3 बनेगा तो हमको क्या चाहिएगा O2 भी चाहिएगा। यहाँ पे N2 तो कितना रहेगा, N2 तो सेम रहेगा, वो जो N2 यहाँ पे गया था वही N2 क्या आएगा यहाँ पे आएगा, तो वो N2 कितना हो जाएगा, N2 हो जाएगा 79। N2 तो कभी अपना चेंज होता नहीं है, O2 में चेंजमेंट आएगा। O2 क्या होगा, O2 इसके अंदर SO2 से SO3 बनेगा, तो SO2 से SO3 की रिएक्शन कैसे होती है, SO2 प्लस हाफ O2 और वो क्या बन जाता है SO3। ठीक है, अब इसके एक से एक बन रहा है तो इसके 5 से ये कितना बन गया, ये 0.2 ये 0.5 और 0.5 इंटू 5 तो कितना हो गया 2.5। इतना O2 हमारा क्या हो गया और लग गया। O2 किस में चेंज हो रही है अपनी, O2 भी कंज्यूम हो गई, कितनी O2 कंज्यूम हो गई 2.5 किलो मोल, इतनी O2 चेंज हो गई अपनी। तो यानी कि इतनी यहाँ पे निकल रही थी उसमें से 2.5 और कंज्यूम हो गई, तो 2.5 और कंज्यूम हो गई तो 13.5 से 2.5 और कंज्यूम हो गई, तो वो हमारे पास कितना बचेगा 12 पॉइंट, ये बचेगा हमारे पास 11 बचेगा, क्या ये बचेगा हमारे पास 11 किलो मोल। तो यहाँ पे O2 आपके पास आ गया 11 किलो मोल, यानी कि आपके पास सारे आंसर आ गए कंपोजिशन ऑफ द लिविंग गैस के, कि कितना कितना कंपोजिशन किसका होगा। तो ये आपके पास कंपोजिशन होगा, ये आपका थर्ड आंसर हो गया। अब आपके पास क्या होगा फोर्थ आंसर, फोर्थ आंसर क्या होगा,
फोर्थ आंसर में आपको पूछा है द गैस leaves the converter at 70 degree Celsius and 750 mmHg. Calculate the volume of gas leaving the converter per 1000 kg of pure sulfur. ये चीज आपको पूछी गई है। ये चीज आपको पूछी गई है। इससे पहले आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे कंपोजिशन कितना है, यहाँ पे कितना कंपोजिशन बना है, क्योंकि साफ साफ क्या बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है, द गैस लीव्स द कन्वर्टर, गैस लीव्स द कन्वर्टर। तो यहाँ पे गैस लीव्स द कन्वर्टर कितनी होगी, यहाँ पे आप टोटल एडिशन करेंगे तो एडिशन आएगा 7.5 प्लस 79 प्लस 11 और वो टोटल हो जाएगा 97.5। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल जो आउटकम होगा गैस लीव्स होगी 97.5 किलो मोल। आई बात समझ में। अब आपको क्या पता है, अब आपको पता है कि आपको क्या पता है 1 किलो मोल होते हैं, 1 किलो मोल आपके पास होते हैं और आपके पास क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। 750 mmHg क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है। ये हमको यहाँ पे हाइट की टर्म में दे दिया 273 केल्विन और वो कितना वॉल्यूम होता है 22.4 मीटर क्यूब, इतना होता है। लेकिन आप मान लो कि 97.5 किलो मोल हमारे पास थे, तो वो कितना होगा, सेम प्रेशर होगा, सेम टेम्परेचर होगा, सेम टेम्परेचर होगा। और अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर दें तो आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे PV = nRT लगाओ, PV = nRT लगाएंगे तो 750 mmHg, mm बन गया मीटर में, mm 9.81, रो जी एच से हम लिखते हैं 13600, इसका G हो गया, V यहाँ से आप निकाल सकते हैं, N है 97.5, R आपके पास होता है 8.314 और T हो गया यहाँ पे 273 प्लस यहाँ पे 70 डिग्री सेल्सियस है तो वो क्या हो जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस। और ये वैल्यू आप जब आप निकालेंगे कैलकुलेटर से तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ये वैल्यू आएगी 2780.5 के लगभग, ये इतना मीटर क्यूब आएगा। आई बात समझ में, ये इतना मीटर क्यूब आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको करना है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस लिविंग द कन्वर्टर पर 1000 kg ऑफ प्योर सल्फर। ये आपका किसका निकला है, 97.5 किलो मोल का निकला है, ये 97.5 किलो मोल निकला है। सल्फर कितने होंगे 1000 kg में, 1000 kg में सल्फर होंगे 32, यानी कि 1000 डिवाइड बाई 32 और वो कितना आ जाएगा 31.25, जबकि हमको निकालना किसके लिए है, 1000 kg के लिए 31.525 किलो मोल के लिए ही हमको निकालना है। ये हमने किसके लिए निकाल लिया, ये हमने 97.5 के लिए निकाल लिया। तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से, एक 97 के लिए इतना है, 97.5 के लिए 2780 है, तो एक के लिए कितना होगा 2780.5 अपॉन 97.5 और इंटू 31.25, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन शायद क्लियर हुआ होगा। करना क्या है, सबसे पहले आपको कंपोजिशन ये सब दिया हुआ है, ये सारा डाटा आपको दिया हुआ है, आपको बेसिस मानना है 100 किलो मोल। उसके बाद आप क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन से आपको क्या पता चल गया कि आपके पास सल्फर कितना रिक्वायर्ड है, और सल्फर रिक्वायर्ड पता चल गया तो आपको O2 रिक्वायर्ड भी पता चल गई। O2 रिक्वायर्ड आई 11.25 और आपने सप्लाई कितनी की थी 21 मोल, यानी कि जो बची हुई थी वो आपके पास क्या थी, एक्सेस में थी, और वो एक्सेस आपने यहाँ से निकाल लिया। आपको सिर्फ पूछा गया है SO3 के लिए और वो एक्सेस आपने यहाँ पे निकाल लिया, उसका परसेंट इतना आया, और SO3 कितना कन्वर्ट हुआ, कितना परसेंट हुआ आपने यहाँ से निकाल लिया। और थर्ड में आपको क्या पूछा गया था, कि आपने दूसरा कन्वर्टर लगा दिया तो जो गैस यहाँ से निकल रही थी वो कन्वर्ट हो गई SO2 से SO3 में। अब SO2 से SO3 में हुई तो O2 की कोई ज़रूरत पड़ी हमको, उस O2 का कंजम्पशन हमने निकाल लिया, बाकी किसी चीज़ में हमको कमी आई नहीं, क्योंकि N2 कभी चेंज होता नहीं है। SO2 SO3 में बदल गया और SO3 SO3 में ही रह गया, तो हमारे पास इसके टोटल मोल आ गए। तो ये था सारा इसका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब है हमारे पास अगला क्वेश्चन,
In the Deccan process for the manufacture of chlorine, a dry mixture of hydrochloric acid यानी HCl gas and air is passed over a heated catalyst which promotes oxidation of the acid with the reaction। और ये हमको क्या दी हुई है, रिएक्शन दी हुई है, एयर इज यूज इन 30% एक्सेस ऑफ हीट रिक्वायर्ड थ्योरेटिकली। यानी कि हमको क्या बोला गया है कि एक बर्नर है हमारे पास, एक डेकन प्रोसेस हो रही है, उसके अंदर आपको क्या डाला गया है, HCl डाला गया है और उसमें आपको एयर पास करवाई है। ये सब चीजें आपने करवाई है। कैलकुलेट द वेट ऑफ एयर सप्लाइड पर केजी ऑफ एसिड। पर केजी लिखा हुआ है इसलिए हमने क्या ले लिया, बेसिस क्या ले लिया अपना, पर केजी ही ले लिया। आई बात समझ में, पर केजी हमने बेसिस ले लिया। अब पर केजी बेसिस ले लिया तो यहाँ से HCl के मोल निकालो। NaHCl कितना हो जाएगा, NaHCl हो जाएगा 1 kg अपॉन ये हो जाएगा 36.5। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 36.5 और वो हो जाएगा 0.027। इतने मोल इसके हो जाएंगे। अब इसके मोल इतने हो जाएंगे तो आपको यहाँ से एयर का पता क्या लग रहा है, एयर आपको बोली गई है कि N2 से, यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, HCl प्लस 1/4 O2 और 1/2 Cl2 प्लस 1/2 H2 ये होता है, ठीक है, ये होता है। अब आपको यहाँ से एक से ये क्या बन रही है 0.25, ये एक से 0.25 बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा 0.027 से कितनी बनेगी, 0.207 से बनेगी कितनी 0.25, ठीक है 0.25 बनेगी। और एक्सेस में दी हुई है, एक्सेस में कितनी दी हुई है हमको 30%, यानी कि 1.3, 0.3 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना, 30% एक्सेस बोला है यानी कि 100% तो दे ही रहा है, प्लस में 30% और दे रहा है, तो इसका मतलब वो टोटल कितना परसेंट हो गया 130%, तो वो क्या हो जाएगा 1.3। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगी आपकी O2 सप्लाइड, O2 सप्लाइड, O2 सप्लाइड आ गई कितनी 1.3 इंटू 0.25 इंटू 0.027 और वो वैल्यू कितनी हुई 0.00877 ये आ गई। और N2 कितनी हो जाएगी, N2 हो जाएगी आपके पास N2 सप्लाइड हो जाएगी, ये वैल्यू किसकी है 20877 इंटू 79/21। तो इसको आप 79 से मल्टीप्लाई करके 21 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 0.0330। आई बात समझ में, इतनी आपने क्या कर दी N2 सप्लाइड कर दी। अब आपको रिक्वायर कितने की थी, एक से बनता है 0.25 तो 0.027 से कितनी बनेगी, आपको O2 की रिक्वायरमेंट कितनी थी, O2 रिक्वायर कितनी थी 0.207 इंटू 0.25, तो ये कितना हुआ 0.25 इंटू 0.2027 और वो वैल्यू आ गई आपके पास 0.00675। आपको जरूरत सिर्फ इतनी की थी, आपने सप्लाई इतनी कर दी, आपने सप्लाई इतनी कर दी। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कैलकुलेट द वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ एयर सप्लाइड पर केजी ऑफ एसिड। अब कितनी एसिड सप्लाई की हमको, कितनी एसिड सप्लाई की हमने, ये वाली हमने क्या की सप्लाई की, ये हमने सप्लाई की है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं। वेट कैसे निकालेंगे 0.00877 इंटू 18 ये इसका मोलिकुलर वेट होता है, प्लस 0.0330 और N2 का कितना होता है, N2 का होता है यहाँ पे O2 है तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, 32 सॉरी यहाँ पे 32 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 28। तो वो आपके पास टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये हो जाएगा 32 प्लस 0.033 इंटू 28 तो वो हो जाएगा 1.20 kg। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इतनी हमको एयर क्या करनी पड़ेगी सप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या लिखा हुआ है, द कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द गैस बाय वेट ऑफ द गैस इंटरिंग द रिएक्शन चेम्बर। रिएक्शन चेम्बर में कितनी गैस इंटर
कर रही है, वो चीज आपको निकालना है। तो वो चीज कैसे निकालेंगे, आपके O2 की रिक्वायरमेंट कितनी है, O2 की रिक्वायरमेंट इतनी है, तो वो क्या हो जाएगी, इसके लिए कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द गैस बाय वेट ऑफ द गैस इंटरिंग द रिएक्शन चेम्बर। और उसके बाद क्या बोला है, इसने क्या पूछा है, कंपोजिशन पूछा है। तो कंपोजिशन पूछा है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास O2 थी, आपके पास HCl से क्या बन रहा है, O2 है, N2 है और HCl है। तो HCl आपको 1 kg दिया हुआ है, N2 आपके पास यहाँ से आ ही गया 0.0330 इंटू 28 और O2 आ गया 0.00877 इंटू 32। तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई, कंपोजिशन हो गई। अब आपको क्या बोला है, एज्यूम दैट 60% ऑफ द एसिड इज ऑक्सीडाइज इन द प्रोसेस, कैलकुलेट द कंपोजिशन बाय वेट ऑफ द गैस लिविंग द चेम्बर। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एज्यूम दैट 60% ऑफ द एसिड इज ऑक्सीडाइज, 60% एसिड क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया इन द प्रोसेस, कैलकुलेट द कंपोजिशन बाय वेट ऑफ द गैस लिविंग द चेम्बर। अब 1 kg का क्या हो गया, 60% ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब 40% बचा, यानी कि 40 kg बचा। अब कितना मोल यहाँ पे आपके पास बच गए, 60/36.5, ये कितना बचा, 40/4 kg बचा। तो यहाँ पे हुआ 0.4 डिवाइड बाई 36.5 और वो हुआ 0.010। इतने मोल आपके पास क्या बच गए, इसके बच गए। अब क्या बोला है, कैलकुलेट द कंपोजिशन बाय वेट ऑफ द गैस लिविंग द चेम्बर। अब इतने मोल से आपके पास बचे हैं, इतने मोल से कितनी मोल O2 चाहिएगी, 1 से 0.25 बनता है, 1 से 0.25 बनता है, और Cl2 कितना बनता है, Cl2 हाफ बनता है, यानी 0.5 बनता है। तो आपके 0.010 से कितना बनेगा, 0.010 इंटू 0.5 ये बनेगा। ये गैस लीव होगी यहाँ से, जब ये गैस लीव होगी तो ये कितनी होगी, 0.010 इंटू 0.5 इंटू यहाँ पे क्लोरीन कितना होता है, क्लोरीन होता है 35.5 और इंटू 2 करेंगे तो 35.5 इंटू 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 71। तो ये इसका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, और वो वेट कितना आ जाएगा, और वो वेट आपके पास आ जाएगा 0.355 kg। तो इतनी गैस आपकी Cl2 क्या करेगी, लीव करेगी। आई बात समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।